नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th हिंदी युवक भारती का जो लेसन नंबर 3 है 15 अगस्त, इसका स्वाध्याय हम देखेंगे, यानी कि प्रश्न और उत्तर। तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न, इसमें देखो क्या है, संकल्पना स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें आपका जो पहला यहाँ पे प्रश्न है वो क्या है, नए स्वर का प्रथम चरण। ठीक है, इसकी संकल्पना आपको स्पष्ट करनी है। ओके, तो देख लीजिए, हमने इसका उत्तर लिखा हुआ है। स्वर का अर्थ क्या है बच्चों? देखो, स्वर का अर्थ है वह स्थान जहाँ बहुत सुख मिले और किसी प्रकार का कष्ट न हो। हमें अभी अभी स्वतंत्रता मिली है। कवि इस स्वतंत्रता की स्वर्ग से तुलना करते हुए कहते हैं कि यह स्वतंत्रता का आरंभिक काल है। ठीक है, यह स्वतंत्रता का कैसा काल है? तो आरंभिक। आरंभिक मतलब क्या? शुरुआत। ठीक है, हमें इस स्वतंत्रता को स्वर्ग के समान बनाना है जिसमें सुख समृद्धि और लोगों में भाईचारे की भावना हो। इस पंक्ति से कवि ने इसी ओर संकेत किया है। ठीक है बच्चों, तो ये था उसका उत्तर, मतलब इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दूसरा है विषम श्रृंखलाएं। अभी इसका मतलब क्या है, इसकी संकल्पना आपको स्पष्ट करनी है। तो देख लीजिए, हमने लिखा हुआ है कि गुलामी के समय हमारा समाज अमीर गरीब, ऊंच नीच तथा जात पात की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश में असमानताएं व्याप्त थीं। आज़ादी मिलने के बाद ये बंदिशें टूट गई हैं। कवि ने विषम श्रृंखला शब्द में इस स्थिति की ओर संकेत किया है। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका उत्तर। आप देखो इसको। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला है युग बंदिनी हवाएं। तो इसका उत्तर देखिएगा क्या लिखा है हमने। गुलामी के समय देशवासियों पर तरह तरह की बंदिशें थीं। आज की तरह उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। लोगों को खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए तरह तरह के अन्याय सहन करने के बावजूद उनका विरोध करने का साहस नहीं था उनमें। गुलामी के समय लोगों को अपने विचार व्यक्त करने पर जो अंकुश था, कवि ने इन शब्दों में उसी की ओर संकेत किया है। ठीक है, चलो यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया बच्चों। अब उसके बाद इसमें है क्या करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, समाज की वर्तमान स्थिति, मतलब ये जो हमारा समाज है इसकी वर्तमान स्थिति कैसी है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है शेषिप और मृत प्राय। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। काव्य सौंदर्य में यहाँ पे देखिएगा क्या है, आशय लिखिए, यानी इससे इसका क्या मतलब है वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो देखो, ये है आपका ऊंची हुई मशाल हमारी, फिर इसके बीच में और भी लाइनें होंगी। ठीक है, और फिर लास्ट में ये। अगर आप लोगों ने ये लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, आप अपनी एक बार टेक्स्ट बुक खोलो तो सही, आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी इसका मतलब क्या है, ये जो पंक्तियाँ हैं इनमें कवि जी क्या कहना चाहते, क्या कह रहे हैं वो। तो देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। कवि कहते हैं कि हमारे देश को परतंत्रता से मुक्ति मिलने पर देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है ना। आप सभी लोग जानते हो कि पहले हमारा भारत देश क्या था, गुलाम था। हम कैसे थे, परतंत्र थे। लेकिन क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 के बाद हम क्या हो गए, आज़ाद हो गए। ठीक है, पर वे इसके साथ ही देशवासियों को संबोधित करते हुए यह भी कहते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई, पर आगे का रास्ता अर्थात हमारा आने वाला समय कठिनाइयों से भरा हुआ है। शत्रु अर्थात हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज चले गए हैं, पर उनकी छाया के रूप में विद्यमान छद्म शत्रुओं की यहाँ कमी नहीं है। हमें उनका डर है, उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमारा समाज बुरी तरह शोषण का शिकार हो चुका है, उसकी हालत मरणासन्न जैसी है। हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत विपन्न हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब ये जो पंक्तियां हैं इनमें कवि जी यही हमको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसका आशय लिख दिया, मतलब इसका मीनिंग यहाँ पे बता दिया हमने। चलो जी आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है कि युग बंदिनी हवाएं, और फिर बीच में कुछ और होगा, टूट रही प्रतिभाएं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कवि कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति पर युगों युगों से बंदिशें लगी हुई थी। सदियों से हम निर्धारित सीमाओं में बंधे हुए थे। सदियों से देशवासियों की दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट होने के लिए आतुर हैं। स्वतंत्रता मिलने के पहले हम जिन सीमाओं से बंधे हुए थे, वे सीमाएं अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गई हैं। लोग उन्हें तोड़ना नहीं चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे समाज में प्रचलित प्राचीन मान्यता अब टूट रही है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे अभिव्यक्ति आया है, तो इसमें तीसरा ये है, इसका क्या है कि देश की रक्षा मेरा कर्तव्य। इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे एक विषय आपको दिया गया है,
मतलब एक सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है कि देश की रक्षा मेरा कर्तव्य। इस पर आपको अपने विचार लिखने, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि देश की रक्षा हमारा कर्तव्य है, क्यों, कैसे, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा आपको दिखेगा, लेकिन मेरा यकीन करो अगर आप इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर आपको एग्जाम में भी ये चीज़ पूछी जाती है तो आप खुद से ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या दिया यहाँ पे। देखो, जिस देश में हमारा जन्म होता है, जिस देश का अन्न जल खा पीकर हम बड़े होते हैं, उस देश से प्यार करना और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। देखो बच्चों, यहाँ पे कितनी अच्छी बात बताई गई है कि जिस देश में हमारा जन्म होता है, जैसे कि हम सभी भारत में जन्मे हैं, है ना, यहीं का अन्न जल खा करके हम क्या हुए हैं, बड़े हुए हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने देश से प्यार करना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, गद्दार होते हैं, मतलब वो देश, देखो जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, ठीक है, और जो उनको सुरक्षा प्रदान करता है, उनको सारी चीज़ों में सहायता करता है, वही लोग क्या करते हैं, कुछ लालच के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, गद्दार बन जाते हैं। मतलब वो अपने ही, मतलब वो ना अपने ही देश से प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमारी, हम बोलते हैं ना धरती माता, भारत माता, ठीक है, तो इसीलिए हमें हमारे देश से प्यार होना ही चाहिए, ठीक है। इसी भावना के कारण हमारे अनेक वीरों और क्रांतिकारियों ने, एक मिनट रुकिए, ये के को हटा दीजिए, ठीक है, या फिर आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ छूट जाता है ना, तो प्लीज़ आप लोग अपने से थोड़ा ऐड कर लिया कीजिए। इसी भावना के कारण हमारे देश के, यहाँ पे बच्चों आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ना आप देश लिख सकते हो, ठीक है, यस। हमारे देश के अनेक वीरों और क्रांतिकारियों ने अपने देश के हित और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। हाँ, ये बात भी सही है ना। जब देखो, जैसे हमारे जो जवान लोग हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो देश के दुश्मनों से लड़ते लड़ते खुद क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों शहीद हुए, अगर वो स्वार्थी होते, हमें क्या, जो होना है वो होने दो, हम क्यों अपना जान जोखिम में डालने जाएं, है ना। वो ऐसा अगर सोचते तो क्या हमारा देश सुरक्षित होता, बिल्कुल भी नहीं। तो उन्हें अपने देश से प्रेम होता है, वो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं, और वो सीमा पे शहीद हो जाते हैं हंसते हंसते, ठीक है। तो जो देश हमें सम्मान के साथ जीने और सुख सुविधा के साथ रहने का अधिकार देता है, उसकी हर तरह से हमें रक्षा करनी चाहिए। सही बात है ना बच्चों, जिस देश में आप रहते हो उसने आपको सम्मान दिया, सुख सुविधाएं दी, ठीक है, जीने का अधिकार दिया, ठीक है, और उसी देश के साथ आप गद्दारी करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। इसीलिए हमें हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए। हमारे देश में तरह तरह की समस्याएं हैं। समाज विरोधी तत्व देश में अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, ठीक है, और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको फिर फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा देश है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और जो लोग भी ऐसा करते हैं उनकी बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। तो आप लोग भी अपने देश की रक्षा कीजिए, है ना। समाज विरोधी तत्व देश में अवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। धर्म के नाम पर जगह जगह दंगा फसाद होते हैं। आतंकवाद से सारा देश त्रस्त है। देखो बच्चों, यहाँ पे बड़ा अच्छा एक वर्ड मतलब आया है, आतंकवाद, है ना। आतंकवाद से भी कितना हमारे देश को नुकसान हुआ है। आप सुनते हो कहीं पे कुछ हमला हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, है ना, तो उससे भी जो हमारा देश है तो इसको नुकसान तो होता है ना, कहीं पे भी हो, लेकिन वो भारत देश में आकर के आतंकवाद फैला रहे हैं। कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, कुछ करवा दिया, किसको मार दिया, ठीक है। तो उसमें जो हमारा देश है, और एक बात बताओ, ये एक ऐसी समस्या है ना जिससे पूरा वर्ल्ड जो है ना मतलब परेशान ही है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार है, तो इसे ख़त्म करना ही चाहिए। सभी लोगों को लग जाना चाहिए कि हम ये आतंकवाद को ख़त्म करें। मोर्चा आंदोलनों में राष्ट्र की संपत्ति बर्बाद की जाती है, और कई बार ऐसा होता है ना बच्चों, मोर्चा आंदोलन वगैरह होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब आंदोलन करने के लिए वो सड़कों पे उतर जाते हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा, न्यूज़ वगैरह पे सुना होगा, ठीक है। जो एक्चुअल में हो रहा है वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। आंदोलन निकालते हो, ठीक है, पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान कर देते हैं, कभी कुछ कर दिया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्रेन को नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। बहुत बहुत कुछ होता है, वैसे आप लोग अभी जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कितना नुकसान होता है ना। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और करप्शन आप तो जानते ही हो। इन सब के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है।
जहाँ तक हो सके हमें अपने स्तर पर इन बुराइयों से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो अभी ये सब होता रहे और आप बैठे बैठे देखते रहो, बिल्कुल भी नहीं। हमें जैसे हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो भी लोग ऐसा मतलब क्या करते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, उनका साथ हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है, उनका विरोध करना चाहिए, लोगों में देश प्रेम की भावना जगानी चाहिए। ठीक है, इतना तो काम कर सकते हो ना कि लोगों में देश प्रेम की भावना जगानी चाहिए और लोगों से देश हित के कार्यों में सहयोग देने की अपील करनी चाहिए। ठीक है, हमें कैसी अपील करनी चाहिए, लोगों में हमें मतलब उनको जगाना चाहिए कि आपके अंदर देशभक्ति आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी करो जो मन करे वो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, स्वच्छता अभियान आदि में सहयोग देने तथा वृक्षारोपण अभियान के कारण पर्यावरण की सुरक्षा का काम करने आदि से भी देश की रक्षा होती है। देखो बच्चों, अभी इतना सारा मैं आपको बता रही हूँ, तो आप सोचोगे कि हम क्या करें, है ना, हम कैसे, ठीक है, आप यही सोचते होंगे कि हम कैसे देश की रक्षा कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा थोड़े ना है कि आपको कोई लड़ाई करने बोल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, है ना। तो अगर आप पेड़ लगाते भी हो तो भी एक तरीके से आपका देश की ही सेवा होती है, क्योंकि जब आप पेड़ लगाएंगे उसका ऑक्सीजन हमारे देशवासियों को ही मिलेगा, सबको मिलेगा, है ना। तो इसीलिए मतलब देश की रक्षा करने के कई सारे तरीके हैं, खाली बस एक तरीका नहीं कि आप सैनिक बन जाओ और चले जाओ, बिल्कुल भी नहीं। आप घर पे भी रह के, ठीक है, आप सैनिक ना बनो तो भी अपने देश की रक्षा कर सकते हो। बस देशभक्ति का जो जज्बा है वो आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इन कार्यों में सहयोग देना हर एक देशवासी का कर्तव्य है। तो आप लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग से मैं यही बात बोलना चाहूँगी बच्चों कि चाहे कुछ भी करना, पर अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे। चलिए फिर चलते हैं आगे। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको कितनी अच्छी सीख दी गई है। तो उम्मीद यही करूँगी कि आप लोग ये लेसन जो है वो बस पढ़ने के लिए नहीं, मतलब परीक्षा में पास होने के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि इसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, चलो आगे चलते हैं। देखते हैं, मतलब दूसरा, देश के विकास में युवकों का योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। देखो बच्चों, अभी जो हमारा देश का विकास हो रहा है इसमें युवकों मतलब जो नौजवान हैं, ठीक है, उनका योगदान, अब इस विषय पे आपको अपने विचार लिखने हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर भी आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन आप जब समझ जाओगे तो आप खुद से भी इसको लिख पाओगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि किसी भी देश के विकास उसकी युवा शक्ति पर आधारित होता है। सही बात है, ये बात तो सही है कि किसी भी देश का विकास, रुको एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम करूँ और एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पर मैं इसको ना ठीक करती हूँ। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, किसी भी देश का विकास, यहाँ पे का आएगा। ओके, मैं इसको काट देती हूँ, इधर लिख देती हूँ। तो ये जो PDF है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा और PDF में मैं क्या करूँगी ना, इसको करेक्शन कर दूंगी। ठीक है, आप चिंता ना करना। यस, यहाँ पे का लिखना। ओके, किसी भी देश का विकास उसकी युवा शक्ति पर आधारित होता है। वे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी कार्य करना है बच्चों, तो या तो मानसिक श्रम लगेगा, या तो दिमाग लगेगा, या फिर आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, है ना। श्रम शक्ति युवाओं के पास प्रचुर मात्रा में होती है। सही बात है। अभी जो नौजवान बच्चे रहते हैं उनके अंदर, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति है और एक नौजवान है, तो बताइए कौन ज़्यादा काम कर सकता है, शरीर से कौन ज़्यादा काम कर सकता है? यस, नौजवान कर सकता है। तो बस यहाँ पे वही बात बताई गई है। आज हमारे देश में प्रशिक्षित युवकों की बहुतायत है। वे देश ही नहीं विदेश में भी बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। हाँ बच्चों, सही बात है। हमारे देश के जो युवा हैं वो खाली बस देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मतलब बहुत बड़े बड़े पदों पे काम कर रहे हैं। किसी भी देश की प्रगति उसके कृषि, उद्योग, सैन्य, परिवहन, शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, संचार व्यवस्था तथा अंतरिक्ष अनुसंधान आदि क्षेत्रों में होने वाले विकास पर निर्भर होती है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षित युवकों की सेवाएं आवश्यक होती हैं।
इनमें से हर क्षेत्र में प्रशिक्षित युवक अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दे रहे हैं। अतः किसी भी देश का विकास उस देश के युवकों के बल पर ही संभव हो सकता है। जिस देश की युवा शक्ति जितनी प्रशिक्षित, संगठित, दलबंदी और द्वेष भावना से मुक्त होगी, वह देश उतना ही विकसित होगा। समझ में बात आई आपको? इसीलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो जा रहे आगे, चलो वो बन गए ये चीज़, तो फिर उनको देख करके हमारे मन में ईर्ष्या आ जाए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो बने हैं तो आप भी बनिए, है ना। आप क्यों पीछे रह रहे हैं? तो सबको साथ लेकर के चलना है। ठीक है, सबका साथ है ना, तभी तो हमारे, जब सबका साथ रहेगा तभी तो हमारे देश का विकास होगा, सभी का विकास होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका उत्तर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया रहेगा। चलो आगे चलते हैं। ये समझ में आया ना? यस। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया रसास्वादन। तो इसमें क्या है, चौथा देखिएगा, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझते हुए प्रस्तुत गीत का रसास्वादन कीजिए। यस, रसास्वादन मतलब क्या, वही उसका मतलब आपको बताना है। ठीक है, वो जो गीत था यहाँ पे, तो चलो फिर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप इसको समझेंगे तो आपको, देखो हिंदी में आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग इसको समझ लीजिए, फिर एग्जाम में आए तब तो एकदम बिंदास लिखोगे, कोई टेंशन नहीं, है ना। चलो फिर देखते हैं। प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर ने 15 अगस्त गीत में हमारे देश को आज़ादी मिलने की खुशी और उसके बाद देश के समक्ष आने वाली समस्याओं का सामाजिक चित्रण किया है। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी नियंत्रण या बंधन के देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छानुसार काम करने का अधिकार मिलना और सबको ऊंच नीच, जात पात से रहित समानता का दर्जा प्राप्त होना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार खुलकर व्यक्त करने की आज़ादी मिलना तथा समाज का शोषण मुक्त होना। ठीक है, इसके साथ ही देश के लोगों का कर्तव्य होता है और देश की आज़ादी की रक्षा करना। एक मिनट, कर्तव्य होता है देश और देश की आज़ादी की रक्षा करना। ठीक है, कवि देश को आज़ादी मिलने से खुश हैं, पर इसके साथ ही वे देश के रखवालों और कर्णधारों को सावधान रहने के लिए कहते हैं कि वे देश की आज़ादी पर आँच ना आने दें, क्योंकि शत्रु ने हमें आज़ादी तो दे दी है, पर शत्रु की छाया अर्थात देश में छिपे हुए शत्रुओं से देश को डर है। सही बात है बच्चों, देखो हमें आज़ादी मिल गई, ठीक है, हम बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वो लोग तो चले गए, वो बाहर वाले तो चले गए, लेकिन कुछ लोग अपने ही देश में रह करके अपने ही देश का बुरा चाहते हैं, तो उनसे कौन बचाएगा। ठीक है, उनको तो वो सामने से दिख रहे थे हमारे दुश्मन, हमने उनको भगा दिया, चलो वो चले गए, लेकिन अभी जो आपके बीच में है, आपसे मतलब आपके बीच में, वो अच्छा बन के रहेंगे, लेकिन अंदर उनके दिमाग में कुछ और चलता रहेगा, उन्हीं को बोला जाता है गद्दार, असली गद्दार। ठीक है, तो ऐसे लोगों से जो ये छिपे हुए हैं देश के अंदर, इनसे भी हमें देश को क्या करना चाहिए, मतलब हमें इतना अलर्ट होना चाहिए, इतना सतर्क होना चाहिए कि ये जो देश के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे देश को नुकसान ना पहुंचा पाए। मतलब हर व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसी तरह कवि कहना चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिली जरूर है, पर यह उसका आरंभिक समय है, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, हमें अभी प्रथम चरण है नए स्वर्ग का। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है ये पंक्ति में कि हाँ, फिर हमें अभी बहुत कुछ शेष करना है, बहुत कुछ करना शेष है, क्योंकि अभी नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली, यानी कि काली छाया। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को समझना भी है। ठीक है, अभी देखो हमको स्वतंत्रता मिल गई, तो खाली हम सोचे चलो हमारा ये है, मतलब हमारा ये अधिकार है, वो अधिकार है। ठीक है, अधिकार तो आपको मिले हैं, जरूर मिले हैं, आप अपने अधिकारों को भी बताइए, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को मत भूलिए। आपके कुछ कर्तव्य हैं, अगर आप इस देश के नागरिक हो तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना। स्वतंत्रता का अर्थ अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को समझना है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है ना। मतलब स्वतंत्रता मिल गई, इसका मतलब ये थोड़े ना आप जो मन में आए वो करोगे, बिल्कुल भी नहीं। अपने अधिकारों और कर्तव्यों की सीमा में रहकर हमें देश के हित को ध्यान में रखकर व्यवहार करना ही स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है। देखो बच्चों, यहाँ पे कितनी अच्छी बात बताई गई है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। आप अपने अधिकारों और जो आपको आज़ादी दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपको उस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, कविता में कवि ने स्थान स्थान पर अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अचल दीपक समान रहना पंक्ति में कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग कर पहरेदारों को दीपक की तरह अचल रहने का आह्वान किया है। इसी तरह अभिशेष है पूरी होना जीवन मुक्ता
डोर, पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार के बारे में आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, आपको पता होगा, ठीक है, अलग अलग प्रकार के अलंकार होते हैं। तथा जनगंगा में ज्वार, पंक्ति में भी रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। गीत विधा में लिखित इस कविता में परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसका उत्तर है। मैं आपको एक साथ ना ये सब कुछ दिखा दूं क्या, आप देख करके थोड़ा समझ जाइए, ठीक है, समझना नहीं है, आप देख लीजिए एक बार। वैसे तो ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से ले सकते हो, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप जरूर ले लीजिए। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। अब इसमें 5वां क्या है, जानकारी दीजिए। किसकी जानकारी देना है? और देखिएगा, गिरिजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रह। गिरिजा कुमार जो माथुर जी हैं उनके काव्य संग्रह, उनके कौन कौन से हैं बच्चों? देखो यहाँ पे लिखा है हमने उनके नाम, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बांध नहीं सका, काव्य संग्रह, साक्षी रहे वर्तमान, और मैं वक्त के हूँ सामने। ठीक है, तो ये हैं आपके मतलब काव्य संग्रह गिरिजा कुमार माथुर जी के। आप लोग देख लीजिएगा इसको, और याद भी करना पड़ेगा आपको, है ना। फिर अगला यहाँ पे है कि तार सप्तक वेदों हैं, तार सप्तक के 2 कवियों के नाम। 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, यहाँ पे आप लोग जरा टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, मुझे लगता है यहाँ पे वेदों होना चाहिए, पर एक बार आप देख लो, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। अब ये लास्ट है, प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे जो भी रहेगा, ठीक है। तो तार सप्तक के 2 कवियों के नाम, तो कौन कौन से नाम है? पहला अज्ञेय और दूसरा भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है बच्चों, यस। तो यहाँ पे जो आपका ये 15 अगस्त लेसन है वो कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये PDF जो हमारे सामने खुला हुआ है, अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। ओके, चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक, चलो।